नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी संवैधानिक विकास का कालक्रम पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमने प्रथम लेक्चर में देखा कि वहाँ पर कंपनी का शासन कंपनी के शासन के तहत कंपनी के शासन के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1853 के चार्टर एक्ट तक, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम ताज के तहत शासन यानी 1858 से लेकर के भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के बारे में पढ़ेंगे। ताज के शासन के अंतर्गत क्या किया गया कि अब भारतीय राजस्व क्षेत्र, भूभाग क्षेत्र और जो भी न्यायिक क्षेत्र था उसको कंपनी के नियंत्रण से ले करके और ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति के तहत अपने अंडर में ले लिया। इसमें अब हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले तो ये बता दें कि इस शासन अधिनियम के तहत 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, फिर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र एवं राजस्व संबंधी जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। अट्ठारह के भारत शासन अधिनियम के तहत अब भारत के शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राजशाही अर्थात ब्रिटेन की महारानी के तहत हो गया। इसके बाद अभी तक जो भारतीय भूभाग, भारतीय प्रशासन का जो जिम्मा था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रहा था और व्यापारिक जिम्मेदारी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहे थे। इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर प्रशासन की जिम्मेदारी के लिए अब भारत सचिव की नियुक्ति की गई। अब भारत सचिव आता है और इसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल, जिसका काम क्या था, इसको सलाह देना। और इसकी सलाह की मदद से भारत सचिव भारत के प्रशासन की देखरेख करता था और इसकी जिम्मेदारी भारत सचिव की ब्रिटिश पार्लियामेंट के भारत सचिव जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार था। इसके अलावा अब चूंकि भारत सचिव
भारत सचिव का पद सृजित किया गया था और अब तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था इसको वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय कहा जाने लगा। और ये ब्रिटेन की महारानी यानी सम्राट के प्रति जवाबदेह हो गया। इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी शासन प्रशासन एवं गतिविधियां भारतीय क्षेत्र के अंदर हो रही हैं उसकी सूचना ये ब्रिटिश सम्राट को दे। और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इसके बाद हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या होता है, अब चूंकि 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम होता है भारत में और भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश की अंग्रेजी सरकार की पकड़ कुछ कमज़ोर सी होने लगती है, इसलिए अब उन्होंने क्या नीति अपनाई, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई ताकि भारतीय प्रशासन को और लंबे समय तक प्रशासित किया जा सके। इसलिए इसके तहत पहला पॉइंट क्या है, प्रतिनिधियों की नियुक्ति। अप्रत्यक्ष रूप से जो वायसराय होता था वो इनकी नियुक्ति गैर सरकारी सदस्य के रूप में, भारतीय सदस्य की नियुक्ति एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में करती थी। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो कि गवर्निंग जो पहले वायसराय की गवर्निंग परिषद होती थी उसके अंतर्गत नहीं होते थे, बल्कि इनको अलग से नियुक्त किया जाता था। इसके तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव की नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति की गई और इनका सहयोग जो है वायसराय के द्वारा विधायी कार्यों यानी कि विधायिका में कानून बनाने के लिए इनकी मदद के लिए भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया, मद्रास एवं बम्बई की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको भी कानून निर्माण करने की विधायी शक्ति जो थी उनको पुनः दे दी गई। जो अब 1773 और 1784 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा इनकी शक्तियां जो छीन ली गई थी, अब पुनः विकेंद्रीकरण के माध्यम से इनको वो शक्तियां दे दी गई जिसके तहत अब ये विधायी कार्यों में खुद कानून निर्माण कर सकती थी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं
इसके तहत वायसराय को वायसराय बिना काउंसिल की मदद के या बिना काउंसिल की सलाह के, बिना काउंसिल की सलाह के कानूनी मामलों पर निर्णय ले सकता था। यानी अब ये अध्यादेश जारी करके अपने हिसाब से कानून बना सकता था। इसके साथ ही हम देखते हैं चौथा बिंदु जो था उसके तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। ये बड़े सुधार थे क्योंकि इसके तहत जब किसी प्रांत में या किसी राज्य में या किसी भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में जब विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है, अर्थात अब ये कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं सीधे सीधे। यानी अपने लिए उनको कैसे शासन प्रशासन करना है, इसके लिए वह कानून स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया यह जाता है कि इसमें भी अब और अधिक प्रतिनिधित्व यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। यानी इस भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। अगला बिंदु क्या है? विधान परिषदों के सदस्यों को विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बजट पर, प्रत्येक वर्ष जो बजट पास होता है उस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। ध्यान रहे, प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन जो बजट पे मत देने का अधिकार और साथ ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं था। यानी मत देने का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको अभी नहीं था। साथ ही इसके बाद हम देखते हैं एक और सुधार होता है। हालांकि ये अपने शासन को भारत में एक तरह से जस्टिफाई कर रहे थे, एक के बाद एक सुधार के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से, लेकिन वास्तव में ये सुधार ना हो करके खुद उनके लिए एक योजना थी कि कैसे वो भारत में अपने शासनकाल को, अपने राजनीतिक जो उनका महत्वाकांक्षा थी उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक भारत में रहकर यहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909।
1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है? ये भारत परिषद अधिनियम 1909 में आता है और उस समय भारत के जो राज्य सचिव हैं, ये ब्रिटेन, भारत का राज्य सचिव जो होता था, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट या संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। यानी ये जो राज्य सचिव है, ये वहाँ की सरकार में पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था और भारत का राज्य सचिव होता था। यानी कि भारत के प्रशासनिक कार्यों के लिए जो जिम्मेदारी थी वो सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए थी इसकी। ये मिंटो जो थे उस समय भारत के वायसराय थे और इनकी ये ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सम्राट या महारानी कह सकते हैं के प्रति इनकी जिम्मेदारी थी भारत के शासन प्रशासन के संदर्भ में। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें इस अधिनियम के माध्यम से विधि निर्माण तथा शासन प्रशासन में विधि निर्माण, तथा शासन प्रशासन में भारतीयों को और अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। भारतीय सदस्यों को विधि निर्माण एवं कानूनी प्रक्रिया से संबंधित जो भी नियम कानून बनते थे उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व और अधिक बढ़ा दिया गया। साथ ही इसके साथ हम देखते हैं कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। अगला बिंदु जो है वो हम देखते हैं कि पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत लाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था? इसको मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्यों कहते हैं? और ये आगे चल कर के हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान यानी भारत के विभाजन का कारण भी बनता है, जिसकी पृष्ठभूमि यहीं से निकल कर आती है। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था? इसका मतलब ये था कि जब भी निर्वाचन होगा तो मुस्लिम सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन अब मुस्लिम जनता के द्वारा ही किया जाएगा। यानी ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे पूरी भारतीय राजनीति का सांप्रदायिकरण कर दिया गया और इसीलिए जो वायसराय मिंटो थे उनको वायसराय मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी में हम अगला बिंदु देखते हैं। और एक चीज़ और, इसको जो है हम ये भी देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन की इस एक्ट के माध्यम से पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को वैधानिक मान्यता निश्चित रूप से ये एक एक्ट है, और एक्ट जो होता है वो तुरंत लागू होता है। किसी भी देश में अगर एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है, कोई कानून बनता है तो उसको लागू किया जाता है और वो वैध होता है। इसीलिए इस सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को पहला वैधानिक जो है, वैधानिक रूपता इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें इसी एक्ट के माध्यम से जो अभी तक भारतीयों को बजट पर, चूँकि प्रश्न पूछने की तो पहले ही जो है उसमें स्वीकृति मिल गई थी कि ये प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दे दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं था। जो भारतीय सदस्य होते थे विधान, जिसमें जो इसकी कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती थी, इसमें जो विधायी सदस्य होते थे इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, और साथ ही मत देने का अधिकार, बजट पर मत देने का अधिकार इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को दे दिया गया। ठीक है। अब अगला भारत परिषद अधिनियम हम देखते हैं 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बार फिर मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं, और चेम्सफोर्ड वायसराय। इस अधिनियम के जो प्रमुख बिंदु थे वो क्या थे, ये हम एक एक बिंदु करके देखते हैं। चूँकि 20 अगस्त 1917 को ही ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है दिया कि हम भारतीयों को एक उत्तरदायी सरकार, देंगे, और इसी क्रम में वो अपना एक के बाद एक रिफॉर्म कर रहे थे। इसमें हम इस एक्ट में हम ये भी देखते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची बना करके, यानी कि यहाँ से जैसे आज हम संविधान में देखते हैं कि 3 सूचियाँ हैं, एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है। तो यहाँ इस एक्ट के माध्यम से ही उसको बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जो कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इनकी अलग अलग सूचियां बना दी गई कि किन
आखिर वो कौन कौन से राजस्व या अन्य कानून संबंधी जो विषय हैं जिन पर केंद्रीय विषय, केंद्र सरकार के विषय यानी इस विधान परिषद के माध्यम से जो नियम बनेंगे वो केंद्र सरकार लागू करेगी, और प्रांतीय विधान परिषद में जो यहाँ पर कानून बनेंगे वो प्रांतीय सरकारें अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, शासन प्रशासन की सुविधा अनुसार इसको लागू करेंगी। इन विषयों को पृथक पृथक कर दिया गया। इसमें एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाता है, और जिसके तहत कुछ आरक्षित विषय हैं, कुछ आरक्षित विषय हैं एक, और दूसरे हस्तांतरित विषय। इस आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को समझने के लिए हम देखेंगे कि वायसराय अब जो विधायिका में या विधान परिषद में वायसराय अब जो कानून बनाएगा उसके तहत हस्तांतरित विषय कौन से होंगे और आरक्षित विषय कौन से होंगे। इसके तहत जो मंत्रिमंडल होगी, यानी हस्तांतरित विषयों के तहत मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी, लेकिन वहीं आरक्षित विषय जो होंगे उसमें वायसराय कानून बनाएगा, लेकिन उसके प्रति जो है विधान परिषद में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज भी हम देखते हैं कि जैसे प्रांतों के स्तर पर कुछ जो नियम बनते हैं वो विधानमंडल में बनते हैं, जिनके लिए मीटिंग होती है, संसद में चर्चा होती है, कानून बनते हैं, और उसके बाद उसकी पूरी जवाबदेही तय होती है सरकार की। लेकिन वहीं कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको आज हम आरक्षित विषय, उस समय आरक्षित विषय कहे जाते थे, और इस पे वायसराय पूरी तरह से उसकी स्वेच्छा पर निर्भर था। और आज यही विषय, इन्हीं विषयों का जो प्रयोग जो है राज्यपाल करता है। किस माध्यम से? अध्यादेश के माध्यम से। हालांकि आज जो राज्यपाल इन विषयों का उपयोग करता है, ये अध्यादेश भी कहीं ना कहीं मंत्री परिषद या कैबिनेट की सलाह पर होते हैं। लेकिन उस समय चूंकि सुधारों का क्रम चल रहा था और भारत में किसी दूसरे राष्ट्र की हुकूमत थी, सत्ता थी, इसलिए उस समय इसमें बड़ी ही विसंगतियां हमको देखने को मिलती हैं। इसी अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि भारत में एक द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना होती है। इसी अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि भारत में एक द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में, इसको केंद्र में लागू किया गया। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं, ठीक उसी प्रकार, और साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को इसी एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया। उन्नीस के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। अगला बिंदु हम देखते हैं, या कहें इसी में अगला पॉइंट है, इसी के माध्यम से एक भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बात
कही गई, जो कि आगे चल कर के हम देखते हैं कि 1935 में इसको लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रांतीय लोक सेवा आयोगों को स्थापित किया जाता है। अब हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम में हम देखते हैं कि एक संघात्मक सरकार की स्थापना की जाती है और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब है कि अब प्रांत अपने नियम कानून बनाने के लिए जो परिषद होती थी, जो विधान परिषद होती थी, उसमें अब प्रांत अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते थे। 1919 के भारत परिषद अधिनियम में हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया जाता है, केंद्र को स्वायत्तता दी जाती है। यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। यानी कि उस अधिनियम के बिल्कुल उलट, ठीक विपरीत इसको इस तरह से स्थापित किया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन के तहत विधानसभा एवं राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। आज इसको हम लोकसभा और इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। विधानसभा और राज्य परिषद को लोकसभा और राज्यसभा के नाम से आज हम जानते हैं। इसी के साथ तीसरा बिंदु जो है, प्रांतों के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल। यानी अब जो प्रांत में आज जैसे हम देखते हैं विधानमंडल के तहत एक होता है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। इसमें कानून निर्माण के अपने अलग नियम हैं, तरीके हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रांतों के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई जो द्विसदनात्मक होगा, विधानसभा और विधान परिषद। इसी अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का अर्थ हुआ कि यहाँ पर प्रांतों और केंद्र दोनों के ही निर्णयों को सुना जाएगा, दोनों ही मामलों को सुना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों की बात इसमें की गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी, जैसे कुछ विषय होते थे केंद्र सूची के, कुछ विषय होते थे प्रांतीय सूची के, जिनमें इनको अलग अलग अपने कानून बनाने की स्वायत्तता होती थी। इसके अलावा जो कुछ विषय बाकी रह जाते थे, उन पर कानून कौन बना सकता था? उसके लिए जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी। इसके बाद भारत परिषद की समाप्ति, यानी जो अभी तक भारत परिषद होती थी, जो काउंसिल होती थी, वायसराय की जो काउंसिल होती थी, उसको समाप्त कर दिया गया और ये 1935 का इस अधिनियम के तहत एक केंद्रीय सरकार की और प्रांतों में अलग सरकार की स्थापना होती है, जो हम 1937 के चुनाव में देखते हैं। 1937 में क्या होता है? 1937 में प्रांतों के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। इसी एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट के प्रावधानों के माध्यम से 1937 में प्रांतों में चुनाव करवाए जाते हैं और इन चुनावों में कांग्रेस को, कई प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकारें बनाई जाती हैं और लगभग 2 साल ये सरकार चलती है। और हम देखते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध
आरंभ हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। और इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों को सूचना दिए, बिना उनकी सलाह के, बिना उनसे अनुमति लिए उनको इस विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है, उसमें शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण जो प्रांतों की सरकारें थी वो इस्तीफ़ा दे देती हैं। और इसी बारे में कहा जाता है कि जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसको एक अलग तरीके से अपना उत्साह के रूप में मनाया। इसके बाद हम देखते हैं, आते हैं 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम कहाँ पे पारित होता है? यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में अधिनियम पारित होता है और उस समय लेबर पार्टी की सरकार होती है और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है और उससे पूरे यूरोप और ब्रिटेन को बहुत भारी मात्रा में आर्थिक क्षति होती है, जिसके कारण अब वो भारत का शासन चलाने में काफ़ी हद तक असमर्थ हो जाते हैं। और इसी दौरान चूँकि लेबर पार्टी थोड़ा सा कंजर्वेटिव पार्टी की अपेक्षा थोड़ा सा उदार होती है और इसी क्रम में क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और उनके द्वारा कहा जाता है कि भारत को अब स्वतंत्रता दे दी जाएगी। 20 फरवरी 1947 को ये प्रधानमंत्री जो होते हैं क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 तक भारत को पूर्णतया स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद होता है और इसी के तहत जो है एक माउंटबेटन भारत की आज़ादी से संबंधित है और साथ ही साथ पाकिस्तान की स्वतंत्रता से भी, क्योंकि भारत आज़ाद होने के साथ ही 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। और ये जो विभाजन की योजना थी ये माउंटबेटन साहब ने तैयार की थी। माउंटबेटन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इन्हीं की माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और इसके एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। ये थी भारतीय संवैधानिक इतिहास का, जो भारत के संवैधानिक इतिहास का जो पूरा क्रम था इसको हमने देखा। और अगला जो लेक्चर होगा वो हम संवैधानिक विकास की प्रक्रिया यानी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उसके बाद आगे लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।